पृथ्वी का हर बिंदु एक समान चाल से चक्कर नहीं लगाता, तो सूर्य का भी हर बिंदु एक समान चाल से चक्कर नहीं लगाएगा। लिख लें, सूर्य अपने अक्ष पर किधर से किधर बेटा? पूरब पूरब का नाम लेना मत। सूरज पे किधर पूरब भाई? हाँ, सूरज पे कोई पूरब पूरब नहीं, क्लॉकवाइज। वेरी गुड। लेकिन सूर्य अपने अक्ष पर घड़ी की सुइयों की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगाता है। क्लॉकवाइज को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? वेरी गुड। दक्षिणावर्त काहे कहते हैं? अच्छा, वामावर्त भी बोलते हैं। सुनो, अरे समझ लो बेटा, तो मौका मिला है तो सब कुछ क्लियर करें जो जो मुझे कम से कम आता है। घड़ी की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए, है ना। सुई आपके किस हाथ की ओर घूम रही है? दक्षिणावर्त। और बाएं हाथ की ओर अगर घूमने लगे तो वामावर्त। और कौन सी इसमें पहेली थी? आप घड़ी की ओर खड़े हो जाइए, इधर की ओर घूम रही है ना, तो दक्षिणावर्त हो गया। उधर घूमने लगेगी तो वामावर्त हो जाए। बाएं हाथ की ओर वामावर्त, दाहिने हाथ की ओर दक्षिणावर्त। इसमें पूरा पश्चिम कहां से आ गया? चलो लिखो, हो गया बेटा। हाँ, क्या लिखा आपने बेटा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगाता है। लिखें, विषुवतीय क्षेत्रों में, विषुवतीय क्षेत्र माने जो सबसे उभार वाला इलाका है, विषुवतीय क्षेत्रों में लगभग 25 दिन तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में कितना बेटा? हाँ, 31 से 35 दिन। कहीं कम कहीं ज्यादा लग जाता। दूसरा बेटा क्या करता है? वो एक दूसरी गति भी है ना सूर्य की, वो क्या है? अपनी आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। तो इसको बोलते क्या है बेटा? कॉस्मिक वर्ष, है ना, कॉस्मिक ईयर। लिख ले अगला, कॉस्मिक वर्ष या कॉस्मिक ईयर, ये उसकी दूसरी गति है। सीधा पूछ लेगा कॉस्मिक वर्ष किसे कहते हैं, है ना, तो दिमाग में रहना चाहिए। लिखें, सूर्य लगभग 25 करोड़ वर्ष में सूर्य लगभग कितना बेटा? 25 करोड़ वर्ष में अपनी आकाश गंगा का एक चक्कर लगाता है। अपनी आकाश गंगा का क्या करता है बेटा? एक चक्कर लगाता है, जिसे हम कॉस्मिक वर्ष कहते हैं। अच्छा चलो, एक चीज और याद आ रही है, वो भी शेयर कर ले। जैसे आपने कभी नोटिस किया कि अगर अमेरिका अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजता है तो उनको एस्ट्रोनॉट्स कहता है, इंग्लिश में उसको एस्ट्रोनॉट्स कहता है। और रशिया जब भेजता है तो उसको कॉस्मोनॉट्स कहता है। तो ये क्या है? कॉस्मिक। नहीं समझ पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? सुनना, सतर्क रहना, सुनते रहना। अमेरिका जब अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा तो इंग्लिश में उनको बोलेगा हमारे एस्ट्रोनॉट्स, और रशिया जब भेजेगा तो कहेगा कॉस्मोनॉट्स। यानी जिसको एस्ट्रो कहते हैं उसको कॉस्मस कहते हैं, रशिया वाले उसको कॉस्मस कहते हैं। तो कॉस्मस माने क्या हुआ? ब्रह्मांड ही तो हुआ, अंतरिक्ष ही तो हुआ, अगर आप ठेठ भाषा में बोले तो। लेकिन ध्यान रखना, इसको कॉस्मिक ईयर ही कहा जाता, कुछ और नाम इसका नहीं दिया जाता। जबकि बोलचाल में एस्ट्रोनॉट भी है, कॉस्मोनॉट्स भी है, एस्ट्रोलॉजी भी है, कॉस्मोलॉजी भी है, ये सब है, दोनों का अर्थ एक ही है। लेकिन ये जो अर्थ है बेटा वो रशियन वाले अर्थ के करीब है। क्लियर है? आगे बढ़े। सूर्य की आंतरिक संरचना, हेडिंग बनाइए। सूर्य की क्या बेटा? आंतरिक संरचना। तो अंदर से कैसा है सूरज देखने पर, है ना। तो इसकी आखिरकार इंटरनल स्ट्रक्चर भी कुछ होगा।
अच्छा, सूर्य की त्रिज्या लगभग कितनी है? अप्रॉक्स कहते हैं कि पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। अरे पृथ्वी से अगर 109 गुना बड़ा है, मान लो 100 गुना ही मान लो, सुनो, हाँ लगभग 7 लाख, क्योंकि 6,400 पृथ्वी है, बोल नहीं रहे बेटा। और अगर इसे 100 गुना हो गया तो 6,40,000 तो ऐसे ही हो गया, लेकिन 100 गुना नहीं है, 109 गुना है, यानी उसकी त्रिज्या जो है 109 गुना अधिक है। तो लगभग 6 लाख कितना बेटा? 96,000 किलोमीटर अप्रॉक्स। अब एक एक किलोमीटर का हिसाब नहीं है, ये इसकी त्रिज्या है। तो पृथ्वी से तो बड़ा है ही है, बहुत बड़ा है। मैंने अभी बताया कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का जो द्रव्यमान है उसका 99.9% द्रव्यमान अकेले सूर्य का है, और 0.1%, ये पूछा गया आपसे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो सतर्क रहिएगा। यानी पूरा जो सूर्य को छोड़ के जो सोलर सिस्टम बचा, यानी 8 ग्रह, उनके उपग्रह, अवांतर ग्रह, धूम्रकेतु, पुच्छल तारे, फलाना ढमाका, सब 52 ग्रह, सब मिला के 0.1% में है। बस अब इसी से अंदाजा लगा लीजिएगा कि सूर्य है कितना बड़ा। और धरती तो 0.1 भी नहीं है। अरे 0.1 में सब मिला जुला के है बेटा। तो ये पॉइंट पहले शुरुआत करो, नोट बना के एक लिखो, बहुत जरूरी है। पहले एक नोट लिखिए, तब आंतरिक संरचना पे जाएंगे। हाँ लिखें, सूर्य का द्रव्यमान सौर तंत्र के द्रव्यमान के 99.9% के बराबर है। निन्यानवे दशमलव कितना बेटा? 9% के बराबर है। यानी जितना भी द्रव्यमान हमारे सोलर सिस्टम का है उसका 99.9% मास अकेले किसके पास है बेटा? सूर्य के पास है। 0.1% में 0.01 लिखो, 0.1% भाग में सभी ग्रह, उपग्रह, अवांतर ग्रह आदि हैं। ये तथ्य है बेटा, ये फैक्ट है, जो आपके दिमाग में रहे तो बेहतर है। तो थोड़ा सा देखते हैं बेटा सन की जो इनर स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो कुल मिला के लगभग 7 लाख का मामला है ना बेटा? अभी ऊपर नहीं बेटा, अभी सूर्य के ऊपर भी देखेंगे क्या क्या है, लेकिन अभी सूर्य के अंदर ध्यान देते हैं कि सूर्य के अंदर कैसी डिजाइन है। तो जाहिर सी, कौन पूछ रहा? किसने पूछा? आप अगर धूमकेतु की तरह से रह के प्रकट होंगे तो हम एक ही दिन रोज रोज थोड़ी बताएंगे। वीडियो देखा आपने? नहीं, आप बेटा क्लास अगर मिस करोगे ना तो मैं ठेका थोड़ी ले आऊं कि आप छोड़ छोड़ के आओगे तो हम उसको बताते जाएंगे। सब कुछ मैंने बताया है, एक एक पॉइंट मैंने बताया। ये गलत बात है। या तो प्राइवेट ट्यूटर रख लो मुझे। सुनो, बता रहे हैं, सुन लो। प्रसंग है तो बताई दे रहे। एक बार एक विधायक जी हमको फोन किया, हम नाम नहीं लेंगे उनका, ठीक नहीं है, पूरी दुनिया देख रही है। एक विधायक जी ने मुझे फोन किया, और फोन करके उन्होंने, अच्छा मैं तो नेता होता कुछ जानता नहीं भाई, आजमगढ़ मेरे लिए एकदम अज्ञात है, आज भी अज्ञात है। 20 साल मुझे हो गए जरूर, लेकिन कोचिंग और घर के अलावा मुझे मोहल्ले तक ढंग से नहीं पता, क्योंकि मैं कहीं आओ जाऊं तब ना। तो अभी तो नया नया आया था। अब यहाँ कौन नेता है, कौन क्या है, हम क्या जाने भाई। जो यहाँ लोकल लोग रहते होंगे, उनसे सामना हुआ होगा, वो बताएंगे। तो उन्होंने नाम बोला अपना, तो मैं फलाने बोला, हमको बोलिए। तो समझ गए कि पहचाने नहीं हमको। हाँ, कहा है भाई, जब कोई बोले मैं अंदर मोदी बोल रहा हूँ, तो बोलिए, इसका मतलब आप नहीं समझ पाए। तो तब उन्होंने बताया कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ। तो ठीक है भाई, अच्छी बात है, बताएं। तो उन्होंने कहा कि मेरी बिटिया को पढ़ना है। तो हम कब पढ़े भाई, हम तो इसीलिए बैठे हैं, जिसका मन करे वो आके पढ़े। तो मुझे समझ में आया कि इनकी मनसा कुछ अलग है। हमको विधायक जी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हमें जेल नहीं पाएंगे हमको। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, वहीं जाके पढ़ेगी।
अब आ गए लाइन पे। उनका इरादा कुछ अलग था। भाई देखो, ऐसा नहीं है कि मैं आपको इंडिविजुअल नहीं पढ़ा सकता, लेकिन परेशानी है कि अगर ढेर सारे मित्रों को इकट्ठे लाभ दिया जा सके तो काहे के लिए किस टाइम वेस्ट किया जाए। सारे वीडियो बेटा उपलब्ध है ना। मैं सब अपलोड कर देता हूँ घंटे 1.5 घंटे के अंदर ही। जो आपका वो है यूट्यूब चैनल है ना अभ्युदय वाला, जाके देखिएगा, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, सब उस पर अपलोड हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि मैं कोई यूट्यूब अलग से वीडियो बना रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ यही सब होगा वहां। तो व्यवहारिक देखिएगा आपको, वो नहीं कि 5 मिनट जय महाकाल और फलाना ढिमाका टाइप का नहीं है। ठीक है, आजकल तो यूट्यूब पे तरह तरह के वीडियो देते हैं सब, है ना। बहरहाल चले, हो गया बेटा। हाँ, देख लीजिएगा। अब क्या पूछा था बेटा अमान? बताया था मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ ठोस आकार के पिंड हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, अलग अलग साइज के। मैंने बोला था ना बेटा कि फुटबॉल के आकार से लेके 1000 किलोमीटर के व्यास तक के हैं। सबसे बड़ा वाले क्या नाम था? हाँ, सेरस या सेरेस जो भी कहें, सबसे 1000 किलोमीटर के व्यास का। बहरहाल आगे बढ़े। चलो, उलझा दिया आप लोग इधर उधर। अब थोड़ा देखो बेटा, ये भी 3 भागों में बटा हुआ है बेटा। सूर्य की जो आंतरिक संरचना अगर हम देखें तो वो भी 3 भागों में डिमोर्फ। अच्छा, एक बात बेटा, ये किताब उताब वो पढ़ने उड़ने का काम घर पे किया करो प्लीज, ठीक है। अभी जो हम बोलते हैं उसको सुना करो, और वीडियो वीडियो रहेगा, हम भाग थोड़ी रहे हैं। अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो आके बात कर लीजिएगा। अब ये है कि जैसे कुछ बच्चे हैं मोबाइल ऑन कर लेते हैं, किताब लेके बैठ जाते हैं, सब घर करना बेटा। अब किताब उताब के ऊपर हम लोग निकल गए, मोक्ष मिल गया है ना। तो घर पे जाके देखेगा, हम यहीं रहेंगे बेटा, भागेंगे नहीं कहीं। बहरहाल, तो जाहिर सी बात है कि सूर्य की आंतरिक संरचना भी 3 परतों में विभाजित है। देखिए ना, एक तो सबसे अंदर वाला इलाका, फिर एक ये इलाका, फिर एक ये इलाका। इनके नाम है स्पेसिफाइड, इनके नाम को पहले जानना है। ये जो सबसे अंदर वाला इलाका है, इसको कहा जाता है कोर। हर जगह सबसे आंतरिक भाग को कोर ही कह देते हैं, धरती में भी कोर ही कह देते हैं, केंद्र कह लीजिए। जाहिर सी बात है इसकी कोई त्रिज्या जरूर होगी। ये लगभग 3.5 लाख किलोमीटर, यानी इसकी जो त्रिज्या है कोर की, वो खुद ही लाख किलोमीटर। क्लियर है बेटा? ये इलाका है, इसको हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव जोन कहा जाता है, विकिरण मेखला कहा जाता है हिंदी में। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? विकिरण मेखला। इसकी भी कुछ मोटाई होगी, हाँ, लगभग 2 लाख किलोमीटर अप्रॉक्स। एग्जैक्ट नहीं है बेटा, ये लगभग है 2,08,000 किलोमीटर, लेकिन 2 लाख हम लोग लगभग में कर लेते हैं। ये कौन सा है बेटा? संवहनीय मेखला। कितना बेटा? 40,000 लाख किलोमीटर, एक अप्रॉक्स है। कोर में जो टेम्परेचर है सूर्य के, वो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। यानी सूर्य के कोर में जो तापमान, मैंने क्या बोला था बेटा कि नाभिकीय संलयन तब तक नहीं होगा जब तक तापमान बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। सूर्य के कोर में टेम्परेचर लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, तब यही पे नाभिकीय संलयन होता है। पूरे सूर्य में नाभिकीय संलयन नहीं होता बेटा, नाभिकीय संलयन कोर में होता है। और जाहिर सी बात है यहां से उष्मा रेडिएट होती है, इसलिए इसको नाम क्या दिया? रेडियो एक्टिव जोन। इसके बाद ये जो इलाका है, यानी इसको संवहनी मेखला कहते हैं, ये सोप बबल जैसा है, जैसे साबुन के बुलबुले नहीं झाग होता है, तो ग्रेनुलस फॉर्मेट में है, छोटे 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 पैकेट में। ये पूरा जैसे लगता है कि स्पॉन्ज टाइप की चीजें इसको ढके हुए हैं, और उसी के बीच बीच में से उष्मा बाहर निकलती है। और आपने पढ़ा है संवहन किसे कहते हैं? कन्वेक्टिव जोन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कन्वेक्टिव जोन। संवहन किसे कहते हैं? हाँ, कुछ बोल रहे हैं मन में, सुनाई नहीं दे रहा है, जोर जोर से बोलिए।
उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान जो जाती है उसमें से एक तरीका यह है जिसको हम लोग कहते हैं संवहन, एक को कहते हैं चालन और एक को कहते हैं विकिरण। तो संवहन मतलब क्या है कि उष्मा माध्यम में होके चलेगी और एक से दूसरे नहीं। चालन में एक से दूसरे उष्मा ट्रांसफर होती है। जैसे लोहे की राड को गर्म करते हैं तो उसमें चालन होता है, क्योंकि लोहे के अणु अपना स्थान नहीं बदलते, वो उष्मा को ही ट्रांसफर कर देते। लेकिन पानी को जब आप गर्म करते हो तो पानी का अणु उष्मा लेके आगे को नहीं देता, वो अपना स्थान ही बदल देता है और ऊपर जाके कहता है आप भी जाके प्रसाद ले लो, नीचे मिल रही है। तो सब लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, है ना। 12। तो इसमें संवहन हो रहा होता है बेटा, उष्मा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर मूव कर रही होती है, जैसे सर्कुलाइज फॉर्मेट में चल रही होती है। क्लियर है बेटा? लिख ले 2-2 लाइन, डायग्राम बना लो खाली, बस कुछ नहीं। डायग्राम बनाइए, थोड़ा बाहर की ओर आते हैं तो बात करते हैं। नाम बस लिख डालो सबका, क्या क्या है, मोटाई क्या है, कोर का टेम्परेचर जरूर लिखिएगा, यानी कोर में जो टेम्परेचर है वो जरूर लिखना होगा। 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। क्लियर हुआ बेटा? मिटा दें? बस जल्दी करो, जल्दी करो, डायग्राम बनाओ खाली। तो अब हम आएंगे सूर्य के ऊपर, है ना बेटा। यानी सूर्य की सतह का निर्माण कौन करता है? संवहनी मेखला। संवहनी मेखला ही सूर्य की सतह का निर्माण करती है, विकिरण मेखला नहीं करती। कोर तो बहुत नीचे है। तो सूर्य की सतह का जो निर्माण होता है, सरफेस का जो निर्माण होता है, वो कौन करता है बेटा? कौन? संवहनी मेखला। लेकिन सूर्य की सतह को कुछ नाम दिया जाता है। सूर्य की सतह को हम लोग कहते हैं फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल कहते हैं। क्लियर है? तो ये कोई सरफेस तो बनेगी ना बेटा, सतह तो बनेगी ना। इस सतह को ज्योग्राफी में कहा जाता है क्या? प्रकाश मंडल। थोड़ा रुकिए, घबराइए मत अभी। फिर सूर्य का एक वायुमंडल भी होगा। अब वायुमंडल क्या खुद ही गैस है? तो गैस ही गैस है, लेकिन यहां पे थोड़ी सी विरल होंगी, बाकी कंडेंस है, थोड़ा सा विरल है, तो हम लोग कह देते सूर्य का वायुमंडल। इसको एक और दिख गया बेटा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्णमंडल। क्रोमोस्फेयर। क्या कहते हैं बेटा? क्रोमोस्फेयर। और इसको सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल, इंग्लिश में फोटोस्फेयर। क्लियर है? और एक इसका सबसे बाहर का भाग है जिसकी बाउंड्री नहीं निर्धारित की जाती, जिसको कोरोना कहते हैं। यही वाला जो चल रहा है, किरीट कहते हैं, सूर्य मुकुट कहते हैं, है ना बेटा। टेम्परेचर थोड़ा देख लीजिए, 6000 डिग्री सेल्सियस। एक परीक्षा में पूछ लिया था केल्विन में, खेल खेलते रहते हैं। 6000 तो सपने में भी रटे हैं, याद है, सपना भी देखते 6000, है ना। तो उसने कह दिया कि जरा केल्विन में बताओ बेटा। कोई फर्क नहीं पड़ता यार, केल्विन में भी 6000 हो जाएगा, 273 प्लस माइनस कोई खास फर्क नहीं पड़ता। विकल्प में जानते हो क्या दिया था? 6000 केल्विन, 4000 केल्विन, 10,000 केल्विन, ऐसे कुछ और दिया था। तो मुझे लगता है इतना तो समझ है ही है कि उसको 6000 केल्विन ही कह देना अच्छा है। क्लियर है? यहां का जो टेम्परेचर है, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? वर्णमंडल। यहां का टेम्परेचर इनहेंस होता है, 32,400 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर होता है लगभग। कोरोना का जो टेम्परेचर होता है वो होता है लगभग 27 लाख डिग्री सेल्सियस। तो एक चीज नोटिस कर रहे हो कि सूर्य की सतह का तापमान तो कम है,
लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। 6,000 से फिर 32,400 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम बढ़ गए कोरोना की तरफ तो फिर टेम्परेचर हो जाता है 27 लाख, और तब समझ में आता है कि गर्मी काहे ज्यादा मिल रही है। अब ये बड़े आश्चर्य की बात है कि कोर में टेम्परेचर है 1.5 करोड़, सतह का तापमान है 6,000, और फिर यानी सूर्य में अगर आप नीचे से ऊपर की ओर बढ़ाएं तो ऐसे घेरेगा। कोर से ऊपर की ओर जाने पे सूर्य के तापमान में क्या प्रभाव पड़ता है? क्रमशः बढ़ता जाता है, क्रमशः घटता जाता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। खेल तो ऐसे होगा ना आपके साथ, है ना? तो क्या कहेंगे? पहले घटता है फिर बढ़ता है, यानी कोर का टेम्परेचर तो है ही है सबसे हाई, लेकिन जैसे कोर से हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो पहले टेम्परेचर रिड्यूस होता है, तभी सतह का तापमान, अरे कहाँ 1.5 करोड़ और कहाँ 6,000। 6,000 का टेम्परेचर तो हमारे यहाँ ढेर सारी फैक्ट्रियों में उससे ज्यादा टेम्परेचर होगा जहां उनके फर्नेस चल रहे होंगे। यकीन ही नहीं होता कि उसकी सतह का तापमान 6,000 हो और वो टेम्परेचर धरती तक चला आ रहा है 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करके। तो जैसे जैसे ऊपर का अध्ययन करते हैं तब समझ में आता है कि क्या है। बड़ा रहस्यमय है बेटा सूर्य। आज भी सूर्य के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं है हम लोगों को, मोटी मोटी जानकारी है और रहस्य का पिटारा है। बहरहाल अब ये देखा जाता है कि सूर्य की सतह पर यानी प्रकाश मंडल में कुछ स्थान का तापमान मात्र 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये और खतरनाक मामला हुआ, यानी सूर्य की सतह पे कुछ स्थान ऐसे दिखते हैं जिनका टेम्परेचर मात्र 1,500 डिग्री सेल्सियस, 6,000 से भी कम, और ऐसे जगह जगह पैकेट दिखते हैं, ग्रुप दिखते हैं, और जो इनका विस्तार होता है ना बेटा, वो लगभग 15,000 वर्ग किलोमीटर से लेके 50,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका बनता है जिसका टेम्परेचर कम होता है। इसको हम लोग ज्योग्राफी में कहते हैं सन स्पॉट, सौर्य कलन, सौर्य धब्बा, इंग्लिश में एक ही शब्द है सन स्पॉट। ये क्या मामला है? आखिरकार अगर ऐसा है तो कुछ तो मामला होगा, थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। लिखा नहीं पाएंगे आज, हम कल लिखा देंगे, थोड़ी सी चर्चा आपसे कर देते हैं। एक बात कि प्रकाश का अध्ययन है, प्रकाश थोड़ा बहुत पढ़ा होगा साइंस में। प्रकाश दो गुण दिखाता है, एक उसका पार्टिकल नेचर है और एक उसका वेव नेचर है। वे छोटी क्लास में हम खाली वेव नेचर पढ़ते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन में आप जाएंगे, बीएससी वगैरह करेंगे साइंस से, तो आप देखेंगे प्रकाश का हम लोग कण का नेचर पढ़ते हैं। तो प्रकाश दोनों नेचर दिखाता है, पार्टिकल नेचर भी दिखाता है और वेव नेचर दिखाता है। कुछ चीजें पार्टिकल नेचर से नहीं डिफाइन होती तो वेव नेचर से डिफाइन करते हैं, कुछ चीजें वेव नेचर से नहीं डिफाइन होती तो उसको पार्टिकल नेचर से डिफाइन करते हैं। तो कहा जाता है प्रकाश ऊर्जा के पैकेट होते हैं, बंडल होते हैं, कण होते हैं, जिनको फोटॉन कहते हैं। तो प्रकाश जो है फोटॉन के पैकेट के रूप में होता है। फोटॉन की खासियत ये होती है कि फोटॉन मल्टीपल में होते हैं, फ्रैक्शन में नहीं होते। 1.5 फोटॉन नहीं हो सकता, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 10 होगा, 50 होगा, लेकिन ये कि वो साढ़े वढ़े वाला मामला यहां नहीं होता। फोटॉन क्या होता है भैया? जी बेटा बोलो, बोला जाता है। 2 चीजें होंगी, या तो आप सही होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और अगर गलत होंगे तो ठीक कर देंगे। एक कहावत है बेटा, उसको सुन लो। कहावत यह है कि अभी अज्ञानता को कभी मत छुपाइए, कभी नहीं, नेवर नेवर नेवर, और टीचर के सामने तो बिल्कुल नहीं, है ना? क्योंकि टीचर के सामने आप अगर ऐंठन दिखाओगे ना तो एक जगह आपकी ऐंठन और ठीक हो जाएगी, वहां एकदम दुरुस्त हो जाएंगे। परीक्षा में टीचर के सामने आप जो है वो बता दीजिए, 2 जगह बता दिया, बता चुके हैं कई बार। नहीं, किसको कौन दिखा रहा है भाई? कोई किसी को दिखाना नहीं है बेटा कि हम बड़े भारी ज्ञानी हैं, और ये हम भी नहीं है, सर्वज्ञ मैं भी नहीं हूं, कोई नहीं है, आप भी नहीं है। लेकिन ज्ञान का वह क्षेत्र जिसपे बात हो सकता है आपके पास थोड़ा कम ज्ञान हो, मेरे पास थोड़ा ज्यादा हो, क्या आप ही के पास ज्यादा हो, मेरे पास कम हो सकता है। तो ज्ञान तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना बेटा।
अब जैसे मैं अपने लैपटॉप में या मोबाइल में गड़बड़ा जाता हूं तो छोटे बच्चों से पूछना पड़ता है, तो उसमें कौन सी बेइज्जती की बात है? वो बेहतर जानते हैं, वो हमें बता देते हैं। तो कोई चीज जो जाने वो बताए, उसमें छोटे बड़े का क्या मतलब है? हाँ, क्या बोल रहे थे, बोलो प्लीज बेटा बोलो। होता है मैंने, ये क्या चीज है, कहां से इसका कॉन्सेप्ट आ गया फोटोन? माना जाता है मतलब ये लकड़ी के बंडल के समान होते हैं। लकड़ी के बंडल, गेहूं के बंडल? अभी गेहूं कटाई हो रही तो उसका भी बंडल बना देते हैं, किसी का बंडल। चलो ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। किसी परमाणु की आंतरिक संरचना के बारे में तो मुझे लगता है सबको आइडिया है, क्लास 6 से पढ़ रहे हैं हम लोग। किसी परमाणु के केंद्र में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। मैंने सही बोला? हाँ में हाँ मिलाओगे? मैं कुछ भी बोलूं हाँ? अरे इतना भी भरोसा मत करो भाई। किसी परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, न्यूट्रॉन अनावेशित कण होता है, न्यूट्रॉन ऋण आवेशित होता है, जो उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। थोड़ा हायर एजुकेशन वालों की बात कर लें तो इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऊर्जा स्तरों में होते हैं, जिनको क्वांटम नंबर कहते हैं। एजीमुथल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अरे पढ़े हो ना एसपीडीएफ? उधर नहीं जाना है, उधर वो इलाका अलग है। बहरहाल, तो ये देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जिसके पास एनर्जी कम होती है वो लोअर ऑर्बिट में रहते हैं। वो नाभिक के करीब की कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उनका ऊर्जा स्तर कम होता है, और जिस इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा ज्यादा होती है वो आउटर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। एक मजेदार बात यह देखी गई कि जब हम किसी परमाणु को किसी प्रकार से ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो लोअर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन अपर ऑर्बिट में जंप कर जाता है, नीचे वाली ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन अपर ऑर्बिट में चला जाता है। डिपेंड करता है कि उसको कितनी ऊर्जा मिली, लेकिन वो अपर ऑर्बिट में नहीं टिकता, बहुत जल्द फिर अपने मूल ऑर्बिट में भाग आता है। लेकिन शर्त यही थी कि जो लिया है वो दे दो, तभी वापस जाओगे। तो दो ऑर्बिट के बीच में ऊर्जा का डिफरेंस अगर 4 फोटॉन का है, ये ऊर्जा के डिफरेंस को फोटॉन में नापा जाता है, ऑर्बिट के। अब वो 4 फोटॉन की ऊर्जा लिया तो अपर ऑर्बिट में गया, और अपर ऑर्बिट से फिर अपने मूल ऑर्बिट में लौटने के लिए उसको 4 फोटॉन की ऊर्जा रिलीज करनी होगी। इस तरह से ऊर्जा फोटॉन के रूप में रिलीज होने लगती है, उसको हम लोग बोलते हैं फोटॉन। क्लियर है बेटा? तो प्रकाश को हम लोग कहते हैं इसका पार्टिकल नेचर भी है और इसका वेव नेचर है। आईएएस में पूछता है पार्टिकल नेचर भी, पीसीएस में सिर्फ इसका वेव नेचर पूछते हैं। पार्टिकल नेचर मैंने तो अभी तक नहीं देखा, लेकिन पूछ सकते हैं, कहीं नहीं पूछेंगे, सिलेबस में है तो पूछेंगे ही। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग साइंस में पढ़ते हैं ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिना पार्टिकल नेचर के आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। क्रॉम्पटन इफेक्ट, ये सब पार्टिकल के रूप में डिफाइन किया जाता है। परावर्तन किरण के रूप में, तब इसको तरंग मानेंगे। अपवर्तन तब तरंग मानेंगे। विवर्तन तरंग मानेंगे, तो तरंग भी मानते हैं और कण भी मानते हैं। ये प्रकाश की अपनी खासियत है। क्लियर है? ये दोनों नेचर अपना शो करता रहता है, शो ऑफ करता रहता। कहां थे बेटा, जरा बोलो। हाँ ये, हाँ ठीक है। तो हम ये बता रहे थे बेटा कि जो सन स्पॉट है, सौर्य कलंक है, वो क्यों है, वो जरा समझिए। इसको अगर हम वेव नेचर से समझेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, इसको पार्टिकल नेचर से समझना है। एक्चुअली वैज्ञानिकों ने बताया कि ये कुछ और नहीं होते सन स्पॉट, ये सूर्य की सतह पर क्लोज्ड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड, और उसका मैग्नेटिक फील्ड इतना हैवी होता है कि आयंस को अपने अंदर आने ही नहीं देता, यानी फोटॉन्स को अपने अंदर प्रवेश करने ही नहीं देता। और फोटॉन जब नहीं आएंगे, धकेल दिए जाएंगे, भगा दिए जाएंगे, तो वहां पे फोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा और टेम्परेचर वहां का घट जाएगा। क्लियर है बेटा? दूसरा कि जब भी सन स्पॉट नजर आता है, पृथ्वी पर मैग्नेटिक स्टार्म आते हैं, चुंबकीय झंझावात आते हैं। और इसमें एक बड़ी मजेदार बात देखी गई कि जिस स्थान पे दिखते हैं फिर 11 वर्ष बाद वहीं दिखते हैं। और इनके स्थान फिक्स नहीं होता,
जिस स्थान पे सन स्पॉट दिखा वो 1-2 दिन से लेके 2-3 महीने तक वहीं बना रहता है। क्लियर है बेटा? फिर वो गायब होता है, लेकिन एक बात गारंटी के साथ कि अगले 11 वर्ष में फिर यहीं दिखेंगे। अभी भीषण मैग्नेटिक स्टार मार हैं सूर्य की ओर से। वीडियो वायरल हुआ, आपने भी देखा होगा। कुछ तो इतने दहशत में आ गए कि बताए कि सूर्य का एक हिस्सा टूट के अलग ही हो गया। तो सोलर फ्लेयर्स था जो बहुत तेजी से निकल के अलग होके चला गया, लेकिन वो कोई पार्टिकल नहीं था बेटा, वो फोटॉन्स थे जो निकले। जिससे मैग्नेटिक स्टार मारते उसका असर तो धरती पर भी होने लगता। धरती का भी चुंबकीय क्षेत्र है, क्या नाम है? अरे धरती का चुंबकीय क्षेत्र कोई होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी। नाम बताइए, ऊंचाई बताइए, कहां तक है? भाई तथ्य आपको ज्यादा पसंद आता है तो तथ्य ही पूछ रहे हैं। इसको बोला जाता है वॉन एलन बेल्ट। धरती की चुंबकीय क्षेत्र का जो सीमा है उसको क्या बोला जाता है बेटा? वॉन एलन बेल्ट। और ये माना जाता है लगभग 750 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। तो इसमें होता क्या है कि दोनों की भिड़ंत हो जाती है, सूरज की भी मैग्नेटिक फील्ड की और धरती की। तो कभी कभी कुछ फोटोन इसके अंदर चार्ज पार्टिकल घुसने लगते हैं और फिर हमारे यहाँ दिखाई देने लगती है ध्रुवीय ज्योतियां, जिसको कहते हैं अरोरा। ध्रुवीय ज्योति भी कहते हैं इसको। तो उत्तरी ध्रुवीय ज्योतियां, दक्षिणी ध्रुवीय अरोरा बोरियालिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आज मैं थक रहा हूं तो यही समाप्त कर रहा बेटा। कल मिलते हैं, कल लिखवाते हैं। तो कहां तक बेटा हम लोग लिखे हैं? बाह्य संरचना पे बात हो गई है ना, डायग्राम बना लिया है ना? ठीक है।